अच्छा तो बच्चों, आज है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने डीएनए की संरचना देख ली थी, जिसमें डीएनए जो था वो 3 भागों से मिलकर बना था। शुगर कौन सी थी? डीऑक्सीराइबोज। दूसरा था फॉस्फेट ग्रुप H3PO4, ठीक है। और तीसरा था नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस 2 थे, जिसमें एडिनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ था, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा था। और हमने ये भी देख लिया था शुगर और न्यूक्लियोसाइड आपस नाइट्रोजन क्षारक मिलकर आपस में न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, जबकि शुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप भी इनके साथ जुड़ रहता था, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड डीएनए के भी पढ़ लिए थे हमने, आरएनए के पढ़ लिए थे। न्यूक्लियोसाइड डीएनए के पढ़े थे और आरएनए के भी पढ़े थे, ठीक है। अब है पार्ट सेकंड में डीएनए की पैकिंग, यानी डीएनए एक छोटी सी कोशिका में किस प्रकार पैक रहता है। तो ये पैकिंग जो है हम प्रोकैरियोटिक जीव में भी देखेंगे और यूकैरियोटिक जीव में भी देखेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको यूकैरियोटिक वाली ही लिखनी है। अगर प्रोकैरियोटिक का स्पेशल मेंशन करके दे तो प्रोकैरियोटिक वाली भी लिखनी है, यूकैरियोटिक वाली भी लिखनी है, ठीक है। जनरली आपको यूकैरियोटिक वाली लिखनी है, ठीक है। तो आते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अब इसको। अब देखते हैं पैकिंग। आपको हेडिंग जो लगानी है ना इसकी, इसमें लिखना है हेडिंग के लिए पैकिंग ऑफ डीएनए। क्या लिखोगे? पैकिंग ऑफ डीएनए। पैकिंग ऑफ डीएनए, पैकिंग ऑफ डीएनए लिख लेना, ठीक है। ये है हेडिंग, ठीक है। अब फर्स्ट हेडिंग उसमें लिखोगे क्या? पैकिंग ऑफ इन प्रोकैरियोटिक। इसमें देखो जो डीएनए होता है वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज। वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ आपस में बंधा रहता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली ना पाए जाने के, यानी न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाने के कारण जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरा रहता है, जिसे न्यूक्लियोड कहते हैं, ठीक है। अब है पैकिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसमें देखो नेगेटिव चार्ज डीएनए रहेगा और पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगी? प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन 2 प्रकार की रहती है, कौन कौन सी? स्टोन और नॉन स्टोन, ठीक है। देखो हिस्टोन प्रोटीन रहती है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी है? पॉजिटिव चार्ज क्षारीय प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है, ठीक है। जो आर्जिनिन और जिसमें लाइसिन क्या रहते हैं? अत्यधिक मात्रा में। पॉजिटिव क्यों रहती है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिन और लाइसिन अत्यधिक मात्रा में रहते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? देखो H1, H2A, H2B, H3, HO4, H4। तो H3 और H3, H2A और H2B में तो लाइसिन अत्यधिक मात्रा में होता है, और H3 और H4 में आर्जिनिन अत्यधिक मात्रा में रहता है, ठीक है। अब आप यहाँ तक इसको उतार लो, आगे का अगले। देखो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? H1, H2A, H2B, H3, H4। H3H4 में आर्जिनिन अत्यधिक मात्रा में था, H3H4 में लाइसिन अत्यधिक मात्रा में था। कौन सी थी? लार्सिन अत्यधिक मात्रा में थी। और ऑक्टामर क्या होता है? जो हिस्टोन प्रोटीन के कौन कौन से अणु है? H3H4, H2A, H3H2A, H2B, H3H4 आपस में प्रत्येक के 2-2 अणु, यानी प्रत्येक प्रोटीन के कितने? H2A के 2 अणु, और H2B के फिर 2 अणु, H3 के 2 अणु, H4 के 2 अणु। टोटल कितने अणु हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, यानी टोटल 8 मॉलिक्यूल मिलकर ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। 8 अणुओं का एक समूह बनाते हैं, 8 मॉलिक्यूल्स के ग्रुप बनाते हैं, जिसे ऑक्टामर कहते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज डीएनए जो होता है ना, उसके चार और किससे लिपटा रहता है? जो डीएनए नेगेटिव चार्ज डीएनए पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के चारों ओर लिपटा रहता है। और वही संरचना जो होती है ना ऑक्टामर, वही क्या कहलाती है? अब न्यूक्लियोसोम, ठीक है। आगे बात समझ में। और न्यूक्लियोसोम में कितने मॉलिक्यूल, कितने अणु होते हैं टोटल?
दो, एक न्यूक्लियोसोम में दो अणु होते हैं टोटल, ठीक है। और जो डीएनए है, डीएनए जो है वो कितने चक्र के रूप में लिपटा रहता है, एक स्टोन प्रोटीन से 1.5 टन के रूप में, और जो बाकी का बचा 0.25 उससे क्या रहेगा, एक अणु, एक न्यूक्लियोसोम के इस अणु से और एक दूसरे न्यूक्लियोसोम से, दो न्यूक्लियोसोम अणु के में एक नॉन स्टोन H1 प्रोटीन लिंकर प्रोटीन के, लिंकर डीएनए के रूप में पाया जाएगा, जिसमें कितने न्यूक्लियोसाइड रहेंगे, 60। और इस 1.5 चक्र में 160 140 क्या रहेंगे, सॉरी 160 नहीं 140 क्या रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। अब एक, और आपसे पूछे एक न्यूक्लियोसोम में कितने न्यूक्लियोटाइड हुए, तो देखो 60 तो किसके हो गए, स्टोन प्रोटीन के, और 140 किसके हो गए, न्यूक्लियोटाइड डीएनए के। तो टोटल कितने हो गए, 160 और 140, 200। तो ध्यान रखना एक न्यूक्लियोसोम में कितने न्यूक्लियोसोम में टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, 200। क्लियर। तो एक बार यहाँ से मिटा देते हैं, फिर देखते हैं वापस से। देखें एक कंप्लीट टर्न में देखो एक कितने हैं, 1.75 टन है, कितना, एक स्टोन प्रोटीन के चारों डीएनए एक बार में कितना लिपट रहा है, 1.7 चक्र लिपट रहा है। 0.5 क्या है, स्टोन H1 स्टोन प्रोटीन, ठीक है, जो लिंकर डीएनए का भी काम कर रही है, दो न्यूक्लियोसोम का आपस में जोड़ने का भी काम कर रही है। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर ऑफ या न्यूक्लियोटाइड है, या कितने बेस पेयर हैं डीएनए के, 200 बेस पेयर है। कैसे था, 160 और 140 और 60 का, इस तरह रहता है, ठीक है। आ गया समझ में। अब आप यहाँ तक एक बार इसको उतार लो। अब है क्रोमेटिन। देखो अब ये ऑक्टामर बना था, क्या था, ऑक्टामर। ऑक्टामर के कितने अणु, कम से कम 6 अणु। ऑक्टामर के 6 अणु एक साथ जब मिल जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। क्या बोला जाता है, सोलेनोइड बोला जाता है। और सोनेलॉइड आपस में फिर से 6 अणु के फिर से एक साथ जुड़ जाएंगे, और फिर ये क्या बना लेंगे, 6 अणु के आपस में जुड़ेंगे, फिर ये क्या बनाएंगे, द्वितीय स्ट्रक्चर, सोलेनोइड की सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्सरी, फिर टेट्रा स्ट्रक्चर। इस प्रकार आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, क्रोमेटिन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, क्रोमेटिन का निर्माण कर लेते हैं। न्यूक्लियोसोम इज ए कंटेन आर क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग व्हेन लिंक अंडर द इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। जब क्रोमेटिन को इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि एक धागे में मोती परोए हुए हैं। इस प्रकार हमको क्रोमेटिन दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी जो क्रोमेटिन जो है इसको जब अभिरंजित किया जाता है, स्टेनिंग की जाती है इसकी, तो इसके 2 प्रकार के रीजन हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके 2 प्रकार के रीजन हमको डीएनए में दिखाई देते हैं। देखो किस प्रकार के, ये इसको और अच्छे से देख लो। एक रीजन तो कैसा रहता है, इस प्रकार का, कैसा रहता है, इस प्रकार का रहता है। दूसरा इस प्रकार का रहता है, यानी 2 रीजन है। एक रीजन तो कैसा है, बिल्कुल हमको गहरा अभिरंजित दिखाई देता है, यानी हाईली कंडेंस स्टेनिंग होती है, और इसकी एक लूज कंडेंसिंग होती है, स्टेनिंग होती है, ठीक है। लेस कंडेंस रहता है, ये हाई कंडेंस रहता है। तो देखो जो रीजन हाई कंडेंस है, जो रीजन कैसा है बेटा, हाई कंडेंस है, वो कैसा है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा है, मोर कॉइलिंग है, और इसमें ज़्यादा स्टोन प्रोटीन रहेगी। सीधी सी बात है, ज़्यादा अगर मान लो इसमें चक्र हैं तो ज़्यादा स्टोन प्रोटीन रहेगी, इसमें कम चक्र है, यानी लेस कंडेंसिंग है, तो इसमें लेस क्या रहेगा, स्टोन प्रोटीन, इसमें हाई स्टोन प्रोटीन रहेगा, ठीक है। इसके अंदर डीएनए की मात्रा कम होती है, इसमें डीएनए अधिक होता है, ठीक है। और ये कैसा आता है, ये कैसा रहता है, अत्यधिक गहरा विरंजित होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में आता है कि डीएनए का या क्रोमेटिन का गहरा स्टेनिंग रीजन क्या कहलाता है, तो गहरा स्टेनिंग रीजन हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है, जबकि लाइट स्टेनिंग रीजन क्या कहलाता है, यूक्रोमेटिन कहलाता है। देखो ये ट्रांसक्रिप्शन की दृष्टि से कैसा है, यूक्रोमेटिन हल्का विरंजित क्षेत्र,
अत्यधिक सक्रिय है, जल्दी से इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, यानी जल्दी से ट्रांसक्रिप्शन हो गया, यानी मोर एक्टिव है। और जबकि ये लेस एक्टिव है, यानी धीरे से हल्का हल्का हल्की हल्की मात्रा में क्या होगा, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब जिसका अधिक तेजी से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो क्या करेगा, जल्दी से ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी अगली पीढ़ी में सूचनाओं को लेके जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अगर अगली पीढ़ी में इसमें सूचना रखते ले जाएंगे तो इस सूचनाओं को बिखेरते हुए जाएगा, यानी पटकते हुए चल जाएगा, पूरी सूचनाओं को अगली पीढ़ी में नहीं लेके जा सकता। इसलिए क्या होता है, आनुवांशिक दृष्टि से अक्रिय माना जाता है, इसको यूजफुल नहीं मानते। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन कम सूचनाओं को ले जाएगा, लेकिन सारी की सारी सूचनाओं को में बिना परिवर्तन किए अगली पीढ़ी में लेके जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, नॉन रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है। जैसे रिएक्शन करेगा तुरंत चेंज हो जाएगा। अगली पीढ़ी में तो सूचना पहुंची नहीं, तो अगली पीढ़ी में सूचना नहीं पहुंची तो हमको जेनेटिक या इनहेरिटेंस की दृष्टि से यूजफुल नहीं हुआ, यूजलेस हो गया। ठीक है, ये था हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में डिफरेंस। अब आप इसको उतार लो एक बार अच्छे से। अब एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ही क्या होता है, देखो जब क्रोमेटिन जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हो जाते हैं, टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जिन क्रोमेटिन इस प्रकार जुड़े रहेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, दिखा देता हूँ। देखो डीएनए की जो संरचना थी ना बेटा, वो इस प्रकार की थी, इस प्रकार की, ठीक नहीं थी। यहाँ पर क्या थे, न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहे थे, इन्हीं को क्या बोल रहे थे, जीन। अब ये जो देखो ये कॉइलिंग है आपस में इस प्रकार एक दूसरे से हल्की हल्की, देखो हल्की हल्की क्या रहेगी, हल्की हल्की कंडेंस रहेगी, फिर हाईली कंडेंस हो जाएगी, जिसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे, इसको यूक्रोमेटिन, इसको हेट्रोक्रोमेटिन। इस प्रकार के कोइलिंग होते हुए इस प्रकार के, देखो इस प्रकार की संरचना बना लेती है। ठीक है, अब बताओ ये डीएनए है कि नहीं है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो हाईली कंडेंस क्रोमेटिन ही क्या क्या कहलाता है, क्रोमोसोम। ध्यान रखना, हाईली कंडेंस क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम कहलाता है, वही बनता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई डीएनए की पैकिंग कंप्लीट। देखो डीएनए क्रोमोसोम के रूप में इस प्रकार पैक हो गया। देखो पहले कितना लंबा था, वो कोइल होता होता गया, क्रोमोसोम के रूप में बन गया, यानी इतना लंबा डीएनए था वो क्या बन गया, हल्के से एक छोटे से क्रोमोसोम में बंद हो गया। ये था डीएनए की पैकिंग। ठीक है, अब है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सपेरिमेंट ऑन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो पहले 3 प्रयोग किए गए थे कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, इसको सिद्ध करने के लिए कितने प्रयोग किए गए थे, 3। कौन कौन से थे, पहला ग्रिफिथ प्रयोग था, दूसरा था एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी का प्रयोग, तीसरा था हर्स एंड चेस प्रयोग। अब तीनों प्रयोगों को एक साथ देखते हैं और इनके द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, आप एक बार इसको थोड़ा सा उतार लेना। देखो अब आगे बढ़ते हैं, पहला प्रयोग लेते हैं। पहला प्रयोग कौन सा बेटा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रयोग या रूपांतरित प्रयोग। तो पहली बात एग्जाम में क्या लिखाएगा, ग्रिफिथ प्रयोग नहीं लिखाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट लिखा जाएगा या ग्रिफिथ, दोनों में से कोई सा भी लिखा जाता है। ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मिंग के हैं, ट्रांसफॉर्मिंग के रूप नाम से हेडिंग आती है, तो ट्रांसफॉर्मिंग के नाम से लिखना। तो ट्रांसफॉर्मिंग जो एक्सपेरिमेंट था किसने किया था, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और किस पे किया था, एक बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई, जो क्या करता है, पैथोजन है एनिमल सेल में, और एनिमल सेल में क्या करता है, निमोनिया रोग उत्पन्न कर देता है। कौन, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई की 2 स्ट्रेन बनाई, एक तो थी एस स्ट्रेन, दूसरी था आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन और आर मतलब रफ स्ट्रेन। स्मूथ जो स्ट्रेन है इसकी जो कोशिका भित्ति है कैसी है बेटा, स्मूथ है, और इसकी रफ है। स्मूथ कोशिका भित्ति है तो किसकी बनी हुई है, बताओ किसकी बनी होगी, पॉलीसेकेराइड की। और पॉलीसेकेराइड की बनी होगी तो क्या करेगी, रोग उत्पन्न करेगी। क्लियर बात। और ये कैसी है,
आर स्ट्रेन रफ है, तो वो वहाँ इतना आपको डीप नहीं जाना, बस इतना याद रखना है। दो स्ट्रेन थी, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का मतलब था स्मूथ स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का मतलब था रफ स्ट्रेन। ठीक है, अब आप एक बार इसको उतार लो। देखो वो वही आर इसमें बता रखा है, ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जबकि इस पर म्यूकस या पॉलीसेकेराइड की कोई लेयर नहीं होती। एस जो स्ट्रेन होती है वायलेंट रहती है और आर स्ट्रेन नॉन वायलेंट रहती है। वायलेंट का मतलब एस स्ट्रेन क्या करेगी, निमोनिया रोग उत्पन्न करेगी। जो एस स्ट्रेन है वो जीव में क्या करेगी, निमोनिया रोग उत्पन्न कर देगी, जबकि आर स्ट्रेन नॉन वायलेंट रहती है, नहीं अरोगकारक रोग रहित रहती है, और वो क्या करती है, निमोनिया रोग कोशिका में एनिमल सेल में उत्पन्न नहीं करती। क्लियर। देखो प्रयोग देखते हैं इन्होंने क्या किया था। एस स्ट्रेन को क्या किया था बेटा, इंजेक्शन के द्वारा मुंह से में प्रवेश कराया। अब जैसे ही एस स्ट्रेन को मुंह से में प्रवेश कराया, एस स्ट्रेन कैसी है, वायलेंट, अपने ऊपर लिपट आए, तो ये क्या करेगी, मुंह से में निमोनिया रोग उत्पन्न कर देगी, जिसके कारण मूसा मर जाएगा। फिर है आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन को इसने क्या किया, फिर इंजेक्शन में डाल के मूसे में प्रवेश करा दिया, और आर स्ट्रेन कैसा है, नॉन वायलेंट। अब मूसा क्या है, जिंदा है। ठीक है, फिर क्या किया, हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन थी उसको 60 डिग्री टेम्परेचर पर तक, कितने डिग्री टेम्परेचर तक, 60 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया। अब मूसे में प्रवेश कराया, फिर देखा मूसा फिर भी जिंदा था। ठीक है, फिर क्या किया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था और आर स्ट्रेन, और उन दोनों को क्या किया, मूसे में प्रवेश कराया, फिर मूसा मर गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एस स्ट्रेन है वो खुद तो जीव को नहीं मार रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा पदार्थ है जो क्या कर रहा है, जीव को मार देता है। यानी जीव, देखो अब जैसे ही एयर स्ट्रेन को गर्म किया वो पदार्थ मर गया, यानी कि नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस जो मॉलिक्यूल था उसकी संरचना विघटित हो जरूर हो गई है, विघटित होने के कारण वो फिर से जिंदा है। अब देखो विघटित हो गया, लेकिन है तो उसी के अंदर ना। अब देखो जब हमने उसको क्या किया, एक नॉन वायलेंट के साथ प्रवेश कराया, यानी एक सामान्य कोशिका में रख के प्रवेश करा दिया, तो ये जो एस किल्ड था, नॉन वायलेंट था, इसने फिर से क्या किया, आर जो स्ट्रेन था इसको वायलेंट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसमें एक ऐसा पदार्थ या ऐसी मॉलिक्यूल था जिसमें रूपांतरण ट्रांसफॉर्मिंग की पावर थी, जिसने एक आर यानी नॉन वायलेंट को भी वायलेंट में कन्वर्ट कर दिया और मूसे को मार दिया। इससे क्या सिद्ध होता है, कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए ही है। ठीक है, लेकिन इसका क्या किया गया था, केमिकल वेरिफिकेशन किया गया था। ठीक है, केमिकल वेरिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था, 3 महिला वैज्ञानिक थी, एवेरी, मैक्लियड एंड मैककार्टी। तो सेकंड प्रयोग जो था वो था देखो बायोकेमिकल कैरेक्टर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट जो वो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट था, इसमें कौन कौन सी केमिकल्स का यूज किया गया था, तो उसका क्या किया गया था, हम कैलकुलेशन करेंगे इसमें। तो 3 महिलाएं थी, कौन कौन सी, एवरी, मैक्लियड एंड मैककार्टी, तीनों ने, ठीक है, इसके लिए तीनों ने प्रयोग किए। अब यहाँ तक आप एक बार इसको उतार लो, फिर आगे चलते हैं। देखो बिफोर द वर्क दीज आर, देखो इस प्रयोग के द्वारा इन्होंने क्या किया था, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन था, और आर स्ट्रेन था, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब टेस्ट ट्यूब में डाला ना, तो सबसे पहले इसमें क्या डाल दिया, तीन तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूबों में डाला, और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, आरएनएज एंजाइम डाल दिया। देखो अब जो आर स्ट्रेन है या हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, उसमें क्या क्या रहेगा, डीएनए रहेगा, आरएनए रहेगा और प्रोटीन रहेगा, 3 तो ये रहेंगे ही। ठीक है, अब हमने क्या किया, तीनों को अलग अलग छोटा छोटा सैंपल लेके 3 टेस्ट ट्यूब में डाला। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, दो एस हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसको 3 शीशियों में भर लिया। फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें क्या डाला, आरएनए एंजाइम डाला। आरएनए एंजाइम क्या करेगा, आरएनए का पाचन कर देगा। अब टेस्ट ट्यूब में क्या बचा, डीएनए और प्रोटीन। अब क्या किया हमने, आर स्ट्रेन जो नॉन वायलेंट था वो तो तब भी नहीं मार रहा था ना अकेला, तो हमने अकेले फिर प्रवेश कराया, तो फिर भी मूसा मर गया था। इसका मतलब
आरएनए तो वो पदार्थ नहीं है जिसके कारण वो जीव को मार रहा है, यानी आरएनए तो अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, यानी आरएनए तो अगली पीढ़ी में जा ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो इसका तो डाइजेशन हो गया ना। अब देखो अगली पीढ़ी में कौन जा रहा है, डीएनए और प्रोटीन है। अब इसको प्रवेश कराया आर स्ट्रेन के साथ, फिर भी जीव मुंह सा मर रहा है। इसका मतलब प्रोटीन या तो प्रोटीन के कारण मर रहा है, डीएनए के कारण मर रहा है। अगली स्टेप में हमने क्या किया, दूसरी परखनली में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया, जिसके कारण प्रोटीन का पाचन हो गया। अब टेस्ट ट्यूब में क्या क्या बच गया, आरएनए बच गया और डीएनए बच गया। ठीक है, इसका मतलब फिर हमने आर स्ट्रेन को इसमें मिला के फिर मूसे में प्रवेश करा दिया, फिर भी मूसा मर गया। इसका मतलब या तो आरएनए या डीएनए, दोनों में से आरएनए तो पहले ही हट गया था, क्योंकि आरएनए कारण तो पहले मृत्यु से बच गया वो, यानी डी या तो आरएनए या डीएनए दोनों में से सस्पेक्ट है कि कोई सा भी एक है जो जीव को मार रहा है। आरएनए पहले ही बाहर हो गया, प्रोटीन इस बार बाहर हो गया, अब थर्ड एक और लेते हैं। अब क्या किया हमने, डीएनए डाल दिया। अब क्या करेगा वो, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, यानी डीएनए को टेस्ट ट्यूब से ही हटा देगा। अब टेस्ट डाइजेशन कर दिया तो टेस्ट ट्यूब में क्या बचा, आरएनए प्रोटीन। अब इसको आर स्ट्रेन के साथ मिलाया और मूसे में प्रवेश कराया, तो फिर देखा था मूसा फिर से मर गया। इसका फिर मूसा कैसा है, जिंदा है। माउस कैसा है, जिंदा है। इसका मतलब है डीएनए ही वो आनुवांशिक पदार्थ था जिसके कारण जो चूहा था वो बार बार मर रहा था। ठीक है, तो एस स्ट्रेन में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आर स्ट्रेन के प्रभाव को भी बदल दिया, तो वो कौन सा था, डीएनए। तो ध्यान रखना अगली पीढ़ी में कौन गया, डीएनए। तो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, अब इसका भी कंफर्मेशन पूरी तरह नहीं हुआ। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नहीं माना कि भाई हम कैसे मान लें कि आरएनए भी तो हो सकता है, प्रोटीन भी था, हो सकता है प्रोटीन का कुछ पार्ट इसमें छूट गया हो, फिर बाद में प्रभाव दिखा रहा हो अपना। तो देखो इसके लिए फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था हर्ष और चेस के द्वारा। आप एक बार इसको अच्छे से उतार ले, फिर आगे चलते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट है हर्ष एंड चेस प्रयोग। ठीक है, हर्ष और चेस ने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज पर कार्य किया था। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, एक प्रकार के बेटा वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को ही मार देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। और इन्होंने क्या, दीज बैक्टीरियोफेज अटैच टू बैक्टीरिया एंड ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल इन इट, यानी बैक्टीरिया के ऊपर ये बैक्टीरियोफेज बैठते हैं और अपना जो आनुवांशिक पदार्थ है बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करा देते हैं। नाउ बैक्टीरिया फॉर्म मैनी वायरल पार्टिकल बिकॉज बैक्टीरिया ट्रीट वायरस जेनेटिक मटेरियल। अब जो ये जीव था, बैक्टीरिया था, ये क्या कर रहा था, वायरस की तरह ट्रीट कर रहा था, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, हर्ष और चेस थे जो क्या करना चाहते थे, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है इसका पता लगाना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और सल्फर का उपयोग किया। किस किस का, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और सल्फर का उपयोग किया। ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस किसको लेबलिंग करता है, डीएनए को लेबलिंग करने के लिए ली थी, क्योंकि डीएनए की संरचना में मैंने क्या बताया था, पेंटोस शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप रहता है और नाइट्रोजिनस बेसेस रहते हैं। तो देखो जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको क्या किसके लिए यूज किया था, डीएनए के लेबलिंग करने के लिए, क्योंकि डीएनए की संरचना में ही फॉस्फेट था, सल्फर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सल्फर कहाँ रहता है, सल्फर प्रोटीन में रहता है। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और क्या लिया था, सल्फर। सल्फर को किसके द्वारा लेबलिंग किया गया था, प्रोटीन से लेबलिंग किया गया, और डीएनए को किससे लेबल किया गया था, फॉस्फोरस से लेबल किया गया था। आप एक बार इसको अच्छे से उतार ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब ले लेते हैं केस फर्स्ट। अब क्या किया हमने, जो पहला जो केस है उसमें क्या कर लेते हैं हम, जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज यानी वायरस है, उसको किस माध्यम में उगाते हैं, बहुत 1 2 3 पीढ़ियों तक किस माध्यम में उगाते हैं, सल्फर S35 वाले माध्यम में उगाते हैं। किसमें, सल्फर S35, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर तो है लेकिन कौन सी रहेगी, S35 यानी रेडियो एक्टिव रहेगी। अब अगली पीढ़ी में जो से उसके प्रोटीन कोटिंग आएगी ना, वो किसकी आएगी, S35 युक्त आएगी। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले उस जो बैक्टीरियोफेज था उसको काम वृद्धि कराया एक बैक्टीरिया सेल पर। अब जैसे ही उसने बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन किया, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया था, इकोलाई बैक्टीरिया। अब क्या हुआ, अब फिर हम क्या करते हैं, उसकी ब्लेंडिंग करते हैं, इन्फेक्शन हो गया, यानी इसने ये इसके ऊपर देखो, ये बैक्टीरियोफेज, ये इकोलाई है, इसके ऊपर क्या आके बैठा, बैक्टीरियोफेज, इसने अपना क्या छोड़ दिया इसके अंदर, देखो
इन्फेक्शन कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया तो हमको नहीं पता कौन सा पदार्थ अंदर गया है, क्योंकि अगली पीढ़ी में वही तो पदार्थ अंदर जाएगा जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा नहीं। तो देखो इसने छोड़ दिया कोई पदार्थ, हमको नहीं पता कौन सा है। अब हमने देखो इस बैक्टीरियोफेज को इस इकोलाई सेल से अलग करने के लिए क्या की, ब्लेंडिंग की। अब ये दोनों जीव एक दूसरे से अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इस कोशिका में क्या है, इसका छोड़ा हुआ भी कुछ पदार्थ है और इकोलाई का तो मुख्य डीएनए है ही, ठीक है। इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगन किया। सेंट्रीफ्यूगन किया तो देखो जो इसका भारी भाग था वो तो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है और जो हल्का भाग रहता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। भारी भाग कहाँ बैठ गया, जमीन में नीचे इस पे बैठ गया, बेस, इसके बेसिस पे, ठीक है। और जब इस जो हल्का भाग था जो ऊपर आ गया, हल्का भाग कौन था, इसकी नीचे तो क्या बैठ गई, कोशिका। और जो इसके अंदर जो पदार्थ क्या वो हल्का था तो यहाँ ऊपर आ गया। अब इसकी जैसे लेबिंग की तो हमने देखा था इस वाले पदार्थ में कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व हमको नहीं मिला। इसका मतलब सल्फर था वो अगली पीढ़ी में नहीं गया, और सल्फर किसको कोडिंग कर रहा था, प्रोटीन को कोड कर रहा था। इसका मतलब प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो अगली पीढ़ी में भी हमको सल्फर दिखाई देता, ठीक है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी सल्फर तो अगली पीढ़ी में नहीं गया, यानी प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब बचा हमारे पास डीएनए वाला। अब उसका भी एक बार एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सेम इस प्रकार का है, सेम ये स्टेप है, ठीक है। देखो आगे देखते हैं। देखो केस सेकंड में हमने क्या किया, जो बैक्टीरिया फेज था उसको हमने किस रेडियो एक्टिव कौन सा, P32 वाले मीडियम पर हमने उगाया उसको, यानी उसको ग्रो कराया। अब ग्रो कराया ना तो देखो ये था S35 वाला। S35 वाला जैसे हमने इसको प्रेस कराया, देखो कोई ना कोई पदार्थ अंदर चला गया। फिर हमने इसका ये था इन्फेक्शन, यानी कर दिया। फिर ब्लेंडिंग से हमने ये जो भाग था इसको इकोलाई से हटा दिया, ब्लेंडिंग प्रक्रिया के द्वारा। और सेंट्रीफ्यूगन के द्वारा जब हमने चेक किया तो देखा भारी पदार्थ नीचे बैठा था जो क्या था, इकोलाई का बॉडी था, और हल्का पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल ऊपर था। अब उसमें जो जैसे चेक किया तो कोई भी सल्फर युक्त पदार्थ था ही नहीं। इसका मतलब सल्फर तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, उस बैक्टीरियोफेज को P32 से लेबल्ड कर रहे हैं। अब उसको क्या किया हमने, इकोलाई शरीर पर इन्फेक्शन करवाया, उसकी इन्फेक्शन करवा दी। तो देखो इसका आनुवंशिक पदार्थ जो ये कैसा कलर का है, पिंक कलर का है। देखो पिंक कलर से जो इसकी हेड पे सो रहा है वो कहाँ चला गया, देखो पे हेड से सो रहा है, हेड पे सो रहा है ना, ये कहाँ पे चला गया, इसके अंदर चला गया। देखो ये चला गया, इसके अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आ गया। तो देखो फिर हमने इसकी क्या की, ब्लेंडिंग, यानी इस बैक्टीरियोफेज को इसकी इकोलाई की बॉडी से अलग करवा दिया, ये ब्लेंडिंग है। और सेंट्रीफ्यूगन हमने इसका किया। उसके बाद हमने देखा कि जो परखनली थी, परखनली के दो भाग बने, एक तो नीचे गहरा, देखो परखनली ये है, इसमें देखो नीचे वाले भाग में तो इकोलाई की पूरी बॉडी थी, भारी पदार्थ था, और ऊपर वाले भाग में हल्का भाग। हल्के भाग को हमने जैसे ही लैब किया तो हमने देखा कि इसके हल्के वाले भाग में P32 उपस्थित था, यानी फॉस्फेट ग्रुप उपस्थित था। इसका मतलब अगली पीढ़ी में क्या चला गया, फॉस्फेट। और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट था, यानी बैक्टीरियोफेज के डीएनए में, यानी डीएनए ही अगली पीढ़ी में गया। इसका मतलब यानी इससे फिक्स हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको ध्यान से उतारना और ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में आ सकता है। तो आप एक बार इसको एक बार अच्छे से उतार लें। ठीक है। इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है, देखो S35 आर नॉट सीन इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब ये बैक्टीरियल का ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। P32 था वो कहाँ दिखाई दिया, कोशिका में दिखाई दिया। इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। क्योंकि P32 किसको लेबल कर रहा था, डीएनए को, और डीएनए ही P32 ही अगली पीढ़ी में गया, नहीं डीएनए ही के साथ, डीएनए किसके साथ जुड़ा था, P32 के साथ, और वही अगली पीढ़ी में चला गया, मतलब डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। और कुछ अब देखो ऐसे जीव हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ ना होकर आरएनए होता है। तो कौन कौन सा होता है, टीएमवी मतलब टैबोको मज्जिक वायरस, और क्यूबी बैक्टीरियोफेज, और एक होता है एचआईवी वायरस। तीनों में क्या है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहता है। इसको अच्छे से याद रख लेना।
ठीक है। एक नंबर में आपसे पूछ सकता है ऐसे जीवों के नाम लिखिए जिनमें, ऐसे वायरस के नाम लिखिए ऐसे जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल, तो तीनों के नाम लिख देना। ठीक है। अब अगला है डी प्रॉपर्टी ऑफ एक जेनेटिक मटेरियल। एक जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ में कौन कौन से गुण होने चाहिए जो जिसके आधार पर हम ये बोल सके कि ये ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए आनुवंशिक पदार्थ में? ठीक है, तो देखो इट शुड बी एबल टू जनरेट इट एज रेप्लिकेशन, यानी वो खुद का रेप्लिकेशन करने की पावर हो, यानी खुद के जैसा ही दूसरा डीएनए बनाने की पावर उसमें होनी चाहिए। वो क्या है? आनुवंशिक पदार्थ हम उसको बोल सकते हैं। और दूसरा, जो आनुवंशिक पदार्थ ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल होने चाहिए केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी, यानी संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से वो स्थिर रहना चाहिए, ताकि जीव में पूरी जिंदगी वो समान प्रकार के लक्षण उत्पन्न कर सके। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में तो स्ट्रक्चर स्टेबल थी, फिर विघटित हो गई, जीव पूरा विघटित हो गया, ऐसा नहीं है। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो स्टेबल हो केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। दूसरा है, जो जेनेटिक मटेरियल हो वो स्लो चेन दिखाता हो, यानी उत्परिवर्तन तो होता हो उसमें लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता हो। ठीक है। और कितना सा परिवर्तन होना चाहिए? अगर परिवर्तन होना इतना हो रहा है तो इतना सा होना चाहिए, अगर मान लो वातावरण में कोई चेंज हो रहा है, बस उसको उसके लिए प्रतिरोधी बन सके, बस इतना सा चेंज होना चाहिए, तो हम उसको एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल मान सकते हैं। ठीक है। और क्या हो? खुद की कॉपी एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, यानी वो खुद का म्यूटेशन बिल्कुल ना दर्शाता हो, यानी म्यूटेशन होता हो लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, तो आप इनको उतार लो। ये क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, ये गुण जेनेटिक मटेरियल में होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे अच्छे जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो ये चारों के चारों आप याद रखना। ठीक है, अब आप इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है देखो, कंपेरिजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। आपने देखा होगा बहुत सारे जीवों में, मैंने बताया था टीएमवी क्यूबी बैक्टीरियोफेज और एचआई वायरस, तीनों में आरएनए बैक्टीरिया, आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। कुछ जीवों में डीएनए है। तो देखो हम कंपेयर करके बताएंगे डीएनए ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए। ठीक है, देखो डीएनए स्ट्रक्चरली कैसा होता है? स्टेबल, किसकी तुलना में? आरएनए की तुलना में, क्योंकि डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। देखो रीजन, डबल स्टैंडर्ड नेचर ऑफ डीएनए, इट टू इफ टू स्टैंड सेपरेटेड बाई हीटिंग दे कैम टुगेदर वर अप्रोप्रिएट एंड कंडीशन, यानी ये जो दोनों हेलिकल्स हैं वो आपस में अधिक तापमान के कारण अलग भी हो जाती हैं और आपस में जुड़ भी जाएंगी अगर अनुकूल परिस्थिति मिली तो। जबकि इसमें क्या है? सिंगल स्टैंड है, अगर इसको ताप दिया तो डायरेक्ट इसके न्यूक्लियोटाइड है बिखर जाएंगे। ठीक है, तो स्टेबल नहीं है। दूसरा, जो डीएनए होता है वो केमिकली मोर स्टेबल होता है, किसकी तुलना में? आरएनए की तुलना में। ठीक है, क्योंकि आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड है और ज़्यादा क्या रहेगा? सिंगल स्टैंडर्ड है तो किसी से भी क्रिया कर लेगा। ठीक है, यानी ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा क्रियाशील रहता है, वो कम स्थायी रहता है, यानी क्रियाशील ही तब होगा वो जब वो स्थायी कम होगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा क्रियाशील है वो स्थायी कम होगा, तो आरएनए अधिक क्रियाशील है इसलिए स्थायी कम होगा, डीएनए कम क्रियाशील है लेकिन स्थायी अधिक है। ठीक है, रीजन देखो इसका रीजन क्या है? जो आरएनए होता है उसका OH ग्रुप क्या है? फ्री है। ठीक है, जो क्या करता है? आसानी से जिसके कारण आसानी से हाँ, डीएनए जो आरएनए होता है आसानी से डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, और आरएनए में क्या होता है बेटा? यूरेसिल रहता है। नाइट्रोजिनस बेस क्या है? यूरेसिल है, और यूरेसिल क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट क्रियाशील है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इसके कारण वो कम स्टेबल होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और जो आरएनए होता है, कुछ एंजाइम कैसे होते हैं? आरएनए होते हैं और वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अधिक क्रियाशील है ना, इसीलिए तो एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है। अब अधिक क्रियाशील है तो स्टेबल कम हो जाएगा, खुद ही आंसर आ गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। अब एक बार इसको अच्छे से उतार लो। आरएनए
देखो आरएनए इज बीइंग अनस्टेबल म्यूटेंट, और इसमें देखो अभी अनस्टेबल है, अधिक तेजी से रिएक्टिव है, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा तेजी से म्यूटेशन होगा। और हमको जेनेटिक मटेरियल हमने पढ़ा था वो होता है अच्छा जेनेटिक मटेरियल जिसमें म्यूटेशन ना हो, यानी उत्परिवर्तन ना हो, अपनी संरचना में परिवर्तन ना कर सके। ठीक है, तो आरएनए में क्या होता है, फास्टर क्या होते हैं, चेंजेस होता है, यानी शॉर्ट लाइफ स्पैन में ही फास्टर चेंजेस हो जाते हैं। सो म्यूटेंट इज नॉट गुड फॉर इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म, और जो म्यूटेशन है बहुत अधिक तेजी मात्रा में हो रहा है तो वो जनरेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा म्यूटेशन जो बहुत स्लो स्लो हो रहा है वो जनरेशन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो उसमें उतना सा म्यूटेशन हो रहा है जितना पर्यावरण में चेंज हो रहा है, और वो पर्यावरण में सर्वाइव कर सके, इसलिए वो डीएनए में चेंज हो रहा है। ठीक है, और डीएनए में उतना सा ही चेंज होता है जितना पर्यावरण के अकॉर्डिंग आवश्यकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ डीएनए। देखो पहला है केमिकली स्टेबल, जो डीएनए होता है वो रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होता है, थर्मिकली भी यानी उसमें रूप से भी, हीट रूप से भी कैसा है, स्टेबल है, और इसमें स्लो म्यूटेशन होते हैं। ठीक है, ये उसके एडवांटेज। और एडवांटेज ऑफ आरएनए देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएनए के भी लाभ हैं, कुछ आरएनए के भी लाभ हैं। कौन कौन से हैं देखो, आरएनए डायरेक्टली कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए जो होता है ना वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस जो सिंथेसिस होगा वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो आरएनए है डायरेक्टली रूप से किसको कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, और जो आरएनए जो होता है अगली पीढ़ी में जो सूचनाएं लेके जानी है, मान लो एक कोशिका से अगली कोशिका में जो सूचनाएं लेके जानी है उसको बहुत ही तेज गति से लेके जा सकता है। यानी एक ही कोशिका में अगर सूचना लेके जानी है तो वो बहुत तेज गति से लेके जा सकता है। इसलिए प्रत्येक कोशिका में आरएनए की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमको फर्स्ट मैसेज भेजना होता है। इसलिए आरएनए क्या करता है, जल्दी से ट्रांसक्रिप्शन कर देता है। ठीक है, आप एक बार इसको उतार ले फिर आगे चलते हैं। देखो अब है आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलोकेशन, स्प्लाइसिंग, ईटीसी आदि के लिए क्या है, आरएनए इंपॉर्टेंट है। आरएनए यूज टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल बट आरएनए इज लेस स्टेबल। ठीक है, लेस स्टेबल होता है, देखो जेनेटिक मटेरियल की तरह तो यूज कर रहे हैं लेकिन लेस स्टेबल है। एंड सो डीएनए हैज इवॉल्वेड फ्रॉम आरएनए बाय फॉलोइंग चेंजेस। आरएनए ही देखो, डीएनए जो है आरएनए से ही बना है, क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन था, आरएनए था। अब आरएनए में क्या हुआ, प्रकृति में जैसे जैसे पर्यावरण हो गए आरएनए में चेंज होता गया और वो क्या बन गया, डीएनए। देखो देखो जो यूरेसिल था आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल वो किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, थाइमिन के द्वारा। अब देखो यूरेसिल आरएनए में क्या है, यूरेसिल और डीएनए में क्या है, थाइमिन। तो यूरेसिल को थाइमिन के द्वारा चेंज किया, अब बताओ ये डीएनए बन गया, ये क्या है, आरएनए। रिप्लेस O2OH बाई H। देखो जो इसकी पेंटो शुगर है, देखो पेंटो शुगर देख लो इसकी, यानी पेंटो शुगर है ये, यहाँ H यहाँ H, यहाँ पर H यहाँ H। देखो ये जो पेंटो शुगर है वो है डीएनए की, और ये क्या है, आरएनए की। आरएनए की पेंटो शुगर के 2 नंबर पर ऑक्सीजन है, जबकि 2 नंबर पर डीएनए में कोई ऑक्सीजन नहीं है। यानी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ऑक्सीजन अपने स्थान से हट गई और इवोल्यूशन करके इसके स्थान पर हट गई और इसको और इवोल्यूएट कर दिया। यानी आरएनए, अब देखो इसकी जो शुगर थी इसके पहले OH ग्रुप मौजूद था, उसी शुगर को जैसे इवोल्यूशन हुआ ये OH ग्रुप है, OH ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर से हट गया। इसका मतलब डीएनए का निर्माण ही किससे हुआ, आरएनए से हुआ है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड इंस्टेड ऑफ सिंगल स्टैंड, यानी आरएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड, और डीएनए कैसे, डबल स्टैंडर्ड। यानी सिंगल स्टैंड से ही किसका निर्माण हुआ, डबल स्टैंड का। ठीक है, अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम रेप्लिकेशन। ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है उसके मेन जो टॉपिक हैं वो रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन। इनको अच्छे से समझना, अच्छे इसका आगे का पार्ट तब समझ आएगा तब ये आपने एकदम अच्छे से रट लिया होगा। तो आई होप इसको अच्छे से पढ़ना, और नेक्स्ट जो वीडियो है अगला आएगा, कल आएगा और बाद में देखना। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रट लो, अच्छे से याद कर लो, जो समझ नई चीज़ें आए
उसको 2-2 3-3 बार अगर वीडियो को आराम से चला के देखना, आराम से आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, बट आगे का तभी समझ आएगा जब ये याद रहेगा आपको अच्छे से।